गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। आगजनी की दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ रानीखेत के जंगल में आग लगी है, तो वहीं खटीमा में गेहूं की खेत में आग लग गई, जिससे फसल जलकर खाक हो रही है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। रानीखेत, जहां जंगलों में लगी आग, तो जंगलों में भीषण आग लगी और वो फैलती चली गई। वहीं खटीमा में खेत में आग लगी, जिससे खड़ी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। तो आग के तांडव की दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, रानीखेत के जंगलों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिससे अफरा तफरी मची हुई है। तो वन विभाग को भी सूचित किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर पहाड़ों पर आग है, रानीखेत के जंगलों में किस कदर भीषण आग लगी हुई है। तो रानीखेत के ईड़ा गांव के जंगल में यह आग लगी है। देखते ही देखते आग फैलने लगी और आबादी तक जा पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना विभाग को दी। ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि वन विभाग जानकारी देने के बाद भी वक्त रहते घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। तो तस्वीरें रानीखेत के जंगलों की हैं और जंगलों की आग किस कदर फैलती चली गई, रिहायशी इलाके तक आग पहुंची। वहीं सितारगंज में आग लगने की वजह से गेहूं की खड़ी फसल खाक हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, गेहूं की कई एकड़ फसल राख हो चुकी है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने नुकसान का जायजा लिया, जिसके बाद किसानों को नुकसान का मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो आग के तांडव की एक और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। खेत में खड़ी गेहूं की फसल किस तरह से आग के चपेट में आकर बर्बाद हो रही है। चलिए बात अब हरिद्वार महाकुंभ की। हरिद्वार महाकुंभ की आज से शुरुआत हो गई है। महाकुंभ 30 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान 3 शाही स्नान होंगे। अगर आप भी कुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं तो कोविड गाइडलाइंस के तहत धर्मनगरी आ सकते हैं। पेश एक रिपोर्ट। हरिद्वार में अगले 1 महीने तक आस्था का जमघट लगने जा रहा है। धर्मनगरी में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, मगर महाकुंभ की शुरुआत के पहले ही दिन हर की पैड़ी पर भीड़ नजर नहीं आई। हर की पैड़ी पर इससे ज्यादा भीड़ तो आम दिनों में रहती है। दरअसल कोविड गाइडलाइंस की वजह से लोग हरिद्वार में आने से कतरा रहे हैं। 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने की बंदिश ने श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरिद्वार में महाकुंभ के पहले दिन किस तरह की रौनक है, ये हम आपको दिखा देते हैं। पीछे ये हर की पौड़ी का नज़ारा है, ब्रह्मकुंड इसे कहा जाता है। ये किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो मां गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। आस्था की डुबकी है। हालांकि कई बाध्यताएं हैं। कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी है आपको। अगर हरिद्वार आना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य होगा। हालांकि ये अमूमन इस तरह की भीड़ हर रोज की तरह होती है। कुंभ का सीजन चल रहा है, कुंभ का माहौल है, लेकिन जिस तरह से हरिद्वार में भीड़ होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। उधर मेला अधिकारी दीपक रावत और कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए मां गंगा की पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने मां चंडी देवी और मनसा देवी का आशीर्वाद लिया। तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। चुनौती इस बात की है, जो तैयारियां हैं उनको लगातार हमें कैसे मेंटेन रखना है। जो फैसिलिटीज बनी हैं वो चाक चौबंद रहें, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो सस्टेनेबल रहें, इसी को लेके हमारे प्रयास हैं। कोरोना का जो सवाल आपने उठाया है, इसमें जो बड़ी विस्तृत गाइडलाइंस भारत सरकार की एवं राज्य सरकार की हैं, उसका सभी से अनुरोध है कि इसका जरूर पालन करें। ये प्रार्थना की है कि निर्विघ्न कुंभ हो, सुरक्षित हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, जो यहाँ पे आए बहुत सुखद अनुभव यहाँ से लेके जाएं। महाकुंभ 30 अप्रैल तक चलेगा। कुंभ में पहला शाही स्नान 11 मार्च को हो चुका है। अब 12 अप्रैल को दूसरा शाही स्नान और 14 अप्रैल को तीसरा। इसी के साथ 27 अप्रैल को चौथा शाही स्नान होगा। उम्मीद है कि शाही स्नान पर हरिद्वार में बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुटेंगे। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो आपको अपनी कोविड जांच कराना जरूरी होगा। बॉर्डर पर सिर्फ उन्हीं लोगों को कुंभ में आने की इजाजत मिल रही है जिनके पास 72 घंटे पहले तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है। हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत होने के साथ ही उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी बढ़ गई है। उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर पर कोविड रिपोर्ट की जांच हो रही है। अगर किसी के पास जांच रिपोर्ट नहीं है तो उसका एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है।
रुड़की में नारसन बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट पर गुरुवार को चहल पहल काफी बढ़ गई। बॉर्डर से एंट्री करने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। हम नारसन बॉर्डर पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है नारसन बॉर्डर पे जो है जांचें की जा रही है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको जो है जांच केंद्र जहां पे बनाया गया है वहां पे वो लोग लाइन में लगे हुए हैं। नारसन बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है। साथ ही उन लोगों के दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं जो अपने साथ कोविड रिपोर्ट लेकर आए। जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए, लेकिन साथ में कोविड महामारी के मद्देनजर हमें अपने प्रदेश में होने वाले महाकुंभ पर्व को कोविड मुक्त बनाना है। तो उसके लिए भी हम एक एक व्यक्ति की जांच करके, कोविड का जांच करके ही हम उन्हें अंदर प्रवेश की आज्ञा दे रहे हैं। उधर रुद्रपुर में भी यूपी से लगते बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग ने चौकसी बढ़ा दी। एबीपी गंगा पर खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और बॉर्डर से एंट्री करने वाले लोगों की जांच शुरू की गई। जिला मुख्यालय में एबीपी गंगा का असर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं मैं उसी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पे मौजूद हूं। जो ये बॉर्डर है वो जहां पे चेकिंग नहीं की जा रही थी, अब पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है गाड़ियों की, और कोविड जांच के लिए डॉक्टरों की टीम भी यहां पहुंच गई हैं जो रैपिड टेस्ट कर रही हैं। दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए उत्तराखंड आने वाले लोगों की भी जांच हो रही है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। तो रेलवे स्टेशन पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं और जो तमाम लोग हैं उनकी लाइनें लगाई जा रही हैं। और इससे पहले आपने इस तरीके का जो अगर हम बात करें तो ये दृश्य उस वक्त था जब कोविड आया था, और उस समय भी ऐसे ही तमाम जो लोग जो ट्रेनों के माध्यम से या हवाई सफर से या सड़क मार्ग से उत्तराखंड पहुंच रहे थे उनके भी ऐसे ही टेस्ट किए जा रहे थे। ऐसे 12 राज्य चिन्हित किए गए जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां से आने वाले मुसाफिरों पर खास नजर रखी जा रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा, रुड़की से विनीत के साथ रुद्रपुर से विकास की रिपोर्ट। वहीं गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने नारसन बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बॉर्डर पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने कहा कि महाकुंभ में सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट लाना जरूरी है, तभी उन्हें राज्य में एंट्री की इजाजत मिल पाएगी। बॉर्डर पर गढ़वाल कमिश्नर ने जायजा लिया, चौकसी बढ़ाई गई है, बॉर्डर पर प्रशासन अलर्ट है। नारसन बॉर्डर पर पहुंचे रविनाथ रमन ने बताया कि जो भी श्रद्धालु या जो भी लोग यहां आना चाहते हैं उन्हें पिछले 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट कुंभ मेला क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए 72 घंटे पहले RT-PCR कराया जाना आवश्यक है। आ रहे हैं जो बसेस से और 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से, तो उनके लिए हमारा जो बॉर्डर है नारसन बॉर्डर है और अन्य हमारे नजीबाबाद का बॉर्डर है, मंडावर का बॉर्डर है आपके, तो इन सब जगह पे जो बेसिक सुविधाएं हैं, क्योंकि प्रत्येक यात्री प्रत्येक बस जो आएगी उसमें जो RT-PCR के जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको चेक करने में, और जो रजिस्ट्रेशन है उनके यात्रियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया नहीं किया गया, इन सब चीज़ों को चेक करते समय जो यात्री का रुकने की व्यवस्था है उसमें पानी की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है और अन्य जो भी यात्री सुविधा है, ये तो उसका निरीक्षण किया जाए। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिले में एंट्री करने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को तभी एंट्री मिल रही है जब उनके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है। एंचोली, घाट पनार, सेरा घाट में कोविड जांच की जा रही है। उधर टिहरी में भी कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। नई टिहरी जिला अस्पताल में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोविड का टीका लगवा रहे हैं। टीका लगवाने के बाद सभी को 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। वहीं बागेश्वर में कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 62,000 लोगों को कोविड की दूसरी डोज लगाई जानी है। नगर पालिका ऑडिटोरियम के अलावा तीनों ब्लॉकों के अस्पताल में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने हर दिन 200 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं यमुना घाटी के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक भी सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे में बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए 7 से 12 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ रही है। प्रशासन का फरमान बुजुर्गों के लिए और आफत बन गया है। पेश एक रिपोर्ट।
महोदय से कृपा निवेदन है कि हमारी स्थिति देखा जाए, ये कैंप में जो है पहुँच या डिंगारी में लगना था। किलोमीटर पैदल जा रहे, कैसे जाएंगे, हम चल नहीं सकते, 60 साल की उम्र है। इन खतरनाक रास्तों पर इस उम्र में सफर करना कितनी बड़ी चुनौती है, ये तो सिर्फ यही बता सकते हैं। और बात करेंगे ना। बड़कोट के ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों को इन दिनों कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है, मगर परेशानी इस बात की कि ग्रामीणों को इसके लिए 7 से 12 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारे लिए पुल नहीं है, हमारे लिए गाड़ी नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे खच्चर नहीं है, हमारे घोड़ा नहीं है, हम लट्ठों के ऊपर जा रहे हैं, कहीं गिर जाएंगे तो क्या हो। 100 किलोमीटर पैदल जा रहे, कैसे जाएंगे, हम चल नहीं सकते, 60 साल की उम्र है, हम नहीं जा सकते हैं। इस उम्र में पहाड़ की चुनौतियों से लोहा लेना कोई आसान काम नहीं। सांस फुला देने वाली चढ़ाई चढ़ने के बाद ये लोग कोविड का टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। 9 बजे के चले हुए तो अभी नहीं पहुंच पाए, अभी 1 बजे पहुंचे हम यहाँ, और आने से ना सामर्थ्य है। अरे ऐसे लोग हैं यहाँ जो है, डॉक्टर लोग जो है यहीं अट गए, और हमारे कई जनता हमारे पीछे है। ग्रामीणों का कहना कि सरकार न जाने इनसे कौन सा बदला ले रही। अच्छा होता कि गांव के आसपास ही कहीं सेंटर दिया गया होता। 8 गांव, 3 ग्राम सभा, हमको चलना आज सरनोल आ रहे, जो भी कोई आदमी घर ही छूटे, रास्ते में छूटे, नहीं चल पा रही। हमारा चलना है जो पुरोला के लिए 50 किलोमीटर, जिसके जेब में 1000 रुपये होगा वो गाड़ी का संपर्क कर सकता है, अन्यथा आदमी कोई नहीं आ सकता है। इसलिए महोदय से कृपा निवेदन है कि हमारी स्थिति देखा जाए, ये कैंप में जो है पहुँच या डिंगारी में लगना था। रास्ते खराब है तो वही नदियों पर पुल नहीं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। सर बड़ियार इलाके के 8 गांव के लिए पौंटी और सर गांव में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, मगर उसे आनन फानन में 2 दिन पहले अचानक 9 किलोमीटर दूर सरनोल गांव शिफ्ट कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या शासन और प्रशासन को इन बुजुर्गों की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। एम्स परिसर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है एम्स परिसर में रखे मेडिकल वेस्ट में आग लगी थी, जिससे कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगी और आग तेजी से फैल गई। वहीं शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत नैनीताल पहुंचे। शहरी विकास मंत्री ने सूखाताल झील और आसपास के क्षेत्रों को रिचार्ज जोन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट के रूप में विकसित किए जाने के लिए योजना का भूमि पूजन किया है। लागत से सूखाताल का जीर्णोद्धार हो रहा, सौंदर्यीकरण हो रहा। जब देख लेंगे इसको बनने के बाद तो कल्पना नहीं कर सकते कितना सुंदर होगा। सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और आज शहरी विकास मंत्री के नाते भूमि पूजन का काम संजीव आर्या जी के साथ, जो यहाँ के सम्मानित विधायक हैं, मुझे सौभाग्य मिला है। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने पेयजल विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान पेयजल योजनाओं के प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। पेयजल योजनाओं का काम समय से पूरा नहीं होने पर विधायक ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। विधायक ने बैठक से नदारद रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसा से अभियंता घनसाली जो लगातार बैठकों में नहीं आते हैं, सरकारी बैठकों का बहिष्कार करते हैं, उनके द्वारा कई बार वार्निंग देने के बाद भी, जिला प्रशासन के बाद भी वो नहीं माने। हमने आज कहा है कि आज की बैठक के बाद ऐसा से अभियंता घनसाली को पद मुक्त किया जाए, उनको कार्यभार उनसे हटाया जाए। आज सभी हम एमडी को उसका पत्र लिख रहे हैं और किसी दूसरे अधिकारी को चार्ज दिया जाए ताकि जो है उस अधिकारी की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे हमने जिलाधिकारी से भी कहा है।
पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी पहुंचे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लुआली झील के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस झील के निर्माण से एक तरफ पानी की किल्लत दूर होगी तो वहीं ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहेगी। जो जल संरक्षण का काम करेगी, जल संभरण का काम करेगी, वहीं पेयजल के लिए भी पर्याप्त पानी यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको इसके लिए पीने के लिए पानी मिलेगा। और जो पर्यटक हमारे आते हैं उन पर्यटकों के लिए भी एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र ये लुआली झील बनेगी। वहीं सल्ट विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान को लेकर अल्मोड़ा में अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान चुनाव से जुड़ी जानकारियां साझा की गई। जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि दिव्यांगों और बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट से भी मतदान की सुविधा दी जाएगी। और जैसे आप लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उत्तरकाशी में महिलाओं ने शराबियों और जुआ खेलने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि युवा पीढ़ी नशे के गिरफ्त में आ रही है और इसीलिए पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। साथ ही महिलाओं का यह भी कहना है कि लोग खुलेआम शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं, जिससे माहौल भी खराब हो रहा है। उधर विकासनगर के जौनसार में बिजली विभाग ने लोगों को बिजली का मोटा बिल थमा दिया है और ग्रामीण बिजली के बिल ठीक करवाने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो समय पर बिल जमा करते आ रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें इतना मोटा बिल थमा दिया गया। उत्तराखंड में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। राज्य का सबसे ज्यादा गेहूं उधम सिंह नगर जिले में खरीदा जाता है। वहीं जिले का 40% गेहूं खटीमा में सरकार की तरफ से खरीदा जाता है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ का कहना है कि कोरोना काल में व्यावसायिक वाहनों को दी गई छूट के निर्देशों का राज्य सरकार पालन नहीं कर रही है, जिससे टैक्सी चालक परेशान है। उधर केदारनाथ यात्रा के लिए घोड़े खच्चरों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया। पहले शिविर में 350 घोड़े खच्चरों का पंजीकरण और इंश्योरेंस कर लाइसेंस जारी किए गए। पशुपालन विभाग की ओर से जिले के कई जगहों पर पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें घोड़े खच्चरों के साथ ही मालिकों, हॉकरों और जो दर्शनार्थी, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके भी पंजीकरण किए जाएंगे। केदार यात्रा के लिए घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। पहले शिविर में 350 घोड़े खच्चरों का पंजीकरण किया गया। वहीं रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में मरीजों से अवैध वसूली का आरोप है। मामले की शिकायत जिला अधिकारी से की गई, जिस पर डीएम ने संज्ञान लेकर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। कमेटी 1 हफ्ते के अंदर डीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। अगस्त्य मुनि के एक शख्स ने डीएम को पत्र लिखकर अवैध वसूली की शिकायत की थी और पत्र में लिखा गया था कि पैर के ऑपरेशन के लिए एवज में उससे 50,000 रुपए की मांग की गई। जिनके पास हमारा गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, उनसे धनराशि की डिमांड करी जा रही है या बाहर की दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब करी जा रही हैं या फिर अननेसेसरीली रेफर किया जा रहा है। तो ये सीरियस प्रकृति के और स्वास्थ्य जैसे विषय में लापरवाही के इश्यूज प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, सीएमओ और सीएमएस की एक जॉइंट जांच समिति बना के इस पे जांच के और इस पे उसको पता करने के लिए निर्देश दिए